हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। स्टूडेंट्स, हम लोग एस्केलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं आजकल, और एस्केलेटरी सिस्टम का आज हमारा 7th लेक्चर है स्टूडेंट। और हमने जो अब तक फिनिश किया है मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन तक हमने कंप्लीट पढ़ लिया था प्रीवियस लेक्चर में। और आज का लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट, अलग अलग टीचर्स को मोस्ट डिफिकल्ट लेक्चर बोलते हैं, मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलूंगा। और अगर मैं लेवल से बात करूं तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये लेक्चर मोस्ट इजीएस्ट लेक्चर है। आज के लेक्चर में कुछ भी हम नया नहीं पढ़ेंगे, अब तक जो पढ़े हैं बस उसी को कंक्लूड कर कर एक नया हेडिंग डालकर पढ़ेंगे, जिस हेडिंग का नाम है काउंटर करंट मैकेनिज्म। इसमें हम लोग बॉडी से लॉस हो रहे वाटर को कंजर्व करेंगे। इसलिए मैं बोलता हूं इस टॉपिक को पानी बचाओ अभियान, मतलब बॉडी से वाटर को लॉस नहीं होने देना, यही हमारा मकसद है। हम इसमें यही पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम बॉडी से वाटर लॉस को बचाएं, वाटर को कंजर्व करें, यही हम सीखने वाले हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म में। लेकिन काउंटर करंट मैकेनिज्म को बताने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक टर्म्स, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा, ताकि ये टॉपिक जिसको अदर टीचर्स टफेस्ट बोलते हैं मैं आपको इजीएस्ट फील करा सकूं। इससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक टर्म्स बताना चाहूँ, यही इस पूरे टॉपिक का सार है। जिसको ये बेसिक कॉन्सेप्ट आता है वो भी बच्चों वाले कॉन्सेप्ट है, मैंने पहले भी बता रखा है, इससे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है। ये अगर आपको आता है, यकीन मानिए ये आपके लिए कुछ भी नहीं है, ये आपको पहले से आता है फिर तो आइए अब हम समझते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। तो देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट में मैं सबसे पहले एक टर्म बताऊंगा आपको, वो टर्म है ऑस्मोलैरिटी। तो देखिए, ऑस्मोलैरिटी का मतलब होता है सॉल्यूट कंसंट्रेशन। आपको पता है, अगर सिर्फ कंसंट्रेशन टर्म भी अगर हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग उसका सॉल्यूट कंसंट्रेशन ही समझते हैं। वैसे तो कंसंट्रेशन का मतलब अमाउंट होता है, और अमाउंट सॉल्वेंट का भी होता है, सॉल्यूट का भी होता है। लेकिन जनरली सिर्फ कंसंट्रेशन वर्ड अगर लिखा जाए तो मैंने ब्रैकेट में लिख लिया, आपको उसका मतलब क्या समझना है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन। तो ऑस्मोलैरिटी का मतलब है किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा क्या है, इसको हम लोग ऑस्मोलैरिटी भी बोलते हैं। अब आपको पता है कि सॉल्यूशन दो चीजों का बना होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का बना होता है सॉल्यूशन। तो मैं बात कर रहा हूं कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट जितना ज्यादा होगा ऑस्मोलैरिटी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि ऑस्मोलैरिटी सॉल्यूट के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा टर्म है। एक तो यह बात हो गई बेसिक कॉन्सेप्ट में बच्चों वाली कि ऑस्मोलैरिटी का मतलब क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। सिर्फ कंसंट्रेशन बोले तो वही बात है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, मतलब कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन का में कंसंट्रेशन कितना है, यह बात हो गई। दूसरा कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, देखिए कोई सॉल्यूशन है अगर, तो हमारे इस चैप्टर में जो सॉल्यूशन होगा, जो इस टॉपिक में दो सॉल्यूशन होगा, वन इज ब्लड एंड वन इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो मैं यदि आपको इसका ऑस्मोलैरिटी बताना चाहूं ना, ऑस्मोलैरिटी का मतलब क्या, कि सॉल्यूशन जैसे ब्लड एक कॉलॉइड सॉल्यूशन है एंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ब्लड से तो छन का बना है, वो भी सॉल्यूशन है। तो मैं अगर ब्लड में ऑस्मोलैरिटी की बात करूं, मतलब सॉल्यूट कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करूं, तो उसमें ऑस्मोलैरिटी होता है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। मिली ऑस्मोल पर लीटर ऑस्मोलैरिटी को मेजर करने का स्टैंडर्ड यूनिट है। हम लोग जनरली इसी यूनिट में बताते हैं, वैसे उसका कन्वर्जन भी हो सकता है, लेकिन बायोलॉजी में मोस्टली इसी यूनिट में हम लोग न्यूमेरिकल्स भी खेल लेते हैं और कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं। तो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी है, साइंटिस्ट पहले से पता करके रखे हुए हैं, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। और उससे जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्षमता है ना स्टूडेंट, उसकी भी ऑस्मोलैरिटी ब्लड के बराबर ही है, दैट इज 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। तो बताइए, ये ब्लड और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आपस में कैसे सॉल्यूशन हो गए, आइसोटोनिक, क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन सेम है। मैंने पहले भी बता रखा है ये बात, दोनों आपस में आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो गए। अब अगला जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इससे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही बता रखा, बस कन्वर्जन हुआ है कॉन्सेप्ट का। देखिए, अगर कोई भी सॉल्यूशन है तो हमारे इस चैप्टर में मैंने क्या बोला, सॉल्यूशन दो है, एक ब्लड एंड एक ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो इसमें भी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होगा। तो जनरली हम इस फिल्ट्रेट वगैरह में देखेंगे सॉल्वेंट कौन है, वाटर, और सॉल्यूट कौन है, सॉल्ट। ग्लूकोज भी सॉल्ट, मतलब उसको मैंने एक साथ कंक्लूड कर लिया, ठीक है, सॉल्ट, जनरली सॉल्ट, ठीक। अब मैं बात कर रहा हूं कि कब ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी और कब ऑस्मोलैरिटी घटेगी, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, तब आपको ये टॉपिक इजीएस्ट लगेगा। समझिए, सॉल्यूशन है तो उसमें सॉल्यूट सॉल्ट है और सॉल्वेंट वाटर है।
बताइए, अगर आपने सॉल्यूशन से सॉल्ट को रिमूव किया तो सॉल्ट तो क्या था, सॉल्यूट, तो सॉल्यूट को घटाने से सॉल्यूट की कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब सिर्फ बोले तो सॉल्यूट कंसंट्रेशन, तो सॉल्यूट को सॉल्यूशन से हटाने से, सॉल्ट को हटाने से सॉल्यूट का कंसंट्रेशन घटेगा, मतलब ऑस्मोलरिटी घटेगी। तो बताइए, अगर सॉल्यूट कंसंट्रेशन घटेगा, ऑस्मोलरिटी घटेगी, तो सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा, हाइपोटोनिक। एक तरीका और है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बनाने का। हमारे इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कौन है, वाटर। यदि हम किसी भी सॉल्यूशन में वाटर ऐड करते हैं, मींस सॉल्वेंट ऐड करते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि सॉल्यूट की अमाउंट कंपैरेटिवली घट जाएगी। तो भी तो वही बात हो गई ना, ऑस्मोलरिटी घट जाएगी और सॉल्यूशन हाइपोटोनिक बन जाएगा। एक तो बात ये हो गई कि आप सॉल्ट निकालिए या फिर वाटर ऐड कीजिए, इन दोनों सॉल्यूशंस में होगा क्या, ऑस्मोलरिटी घटेगी और वो सॉल्यूशन चाहे ब्लड हो या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट हो, वो सॉल्यूशन हाइपोटोनिक बन जाएगी। एक तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट, यदि किसी भी सॉल्यूशन में, जैसे हमारे पास से ब्लड है और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, यदि मैं उसमें सॉल्ट ऐड करूं, तो सॉल्ट क्या है, सॉल्यूट है, तो सॉल्ट ऐड करूंगा तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, मींस ऑस्मोलरिटी बढ़ेगी। और बताइए, ऑस्मोलरिटी बढ़ेगी, सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो सॉल्यूशन अब हाइपरटोनिक हो जाएगा। एक तरीका और है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बनाने का। यदि मैं किसी भी सॉल्यूशन से, जहां पर ब्लड और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, यदि मैं इससे वाटर रिमूव कर लूं, मतलब सॉल्वेंट रिमूव कर लूं, तो अब ये बात है सॉल्यूट कंपैरेटिवली बढ़ जाएगा। तो सॉल्यूट बढ़ा तो हुआ ना, ऑस्मोलरिटी बढ़ गया, तो कंसंट्रेशन हाइपरटोनिक बन जाएगा। देखिए, बच्चों वाली बातें की है मैंने, बस वही है कि वर्ड जो मिलता जुलता होता है ना, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हो क्या रहा, बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या हाइपर हाइपो। आप अच्छे से इत्मीनान से सोच लीजिए पहले मैंने क्या बोला, और अगर आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए हैं, और अगर आज आप हमारा पहली बार यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, तो आप ये गलती मत कीजिए। एटलीस्ट आप हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर एक्सप्लेनेटरी का देखिए, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। क्योंकि उस दिन भी मैं इसी से मिलता जुलता कुछ बेसिक टर्म्स बताया था। मैं बहुत बेसिक टर्म्स बताता हूं, बच्चों वाली बातें करता हूं, लेकिन वही बच्चों वाली बातें करके बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं हम। तो ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, बच्चों वाली बातें हैं, लेकिन जो बड़ी बातें भी करेंगे उसी से ये बड़ी बातें हो पाएगी। तो आप अगर वीडियो लेक्चर आज पहली बार देख रहे हैं, तो आप पहले फर्स्ट लेक्चर देखिए, वहां पर भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं। देन हम स्टार्ट करते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो आइए स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। बोलूं तो पानी बचाओ अभियान। तो सुनिए, इसमें 3 वर्ड आया है, एक वर्ड है काउंटर, एक वर्ड है करंट। मैकेनिज्म का मतलब तो आप समझते हैं एक ऐसा कोई भी प्रोसेसेस, ठीक है। काउंटर का मतलब क्या होता है, काउंटर का मतलब होता है अपोजिट। मैंने पहले भी बताया, अपोजिट। आपने सुना होगा, पाकिस्तान ने भारत पर अटैक किया तो भारत ने पाकिस्तान पर काउंटर अटैक किया, मतलब उसने इधर से बम मारा तो हमने भी इधर से बम मारा, डायरेक्शन अपोजिट है, यही है काउंटर। अगला वर्ड है करंट। करंट का मतलब यहां पे इलेक्ट्रिसिटी। एक्चुअल में करंट इलेक्ट्रिसिटी जो पढ़ता है वहां पे भी करंट का मतलब ये करंट नहीं होता जो आप सोचते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है करंट जो आप सोचते हैं। एक्चुअल में करंट का मतलब होता है धारा, प्रवाह, फ्लो, ये है। अब वहां पर विद्युत का फ्लो होता है, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब विद्युत होता है, ठीक है। तो यहां पर करंट का मतलब वो नहीं जो आप सोच रहे हैं बिजली वाले, वो नहीं है। करंट का मतलब फ्लो। यहां पर फ्लूइड का अपोजिट फ्लो का कुछ मैकेनिज्म हम स्टडी करने जा रहे हैं, इसलिए हमने टॉपिक का हेडिंग लगाया है काउंटर करंट मैकेनिज्म्स। आइए देखिए स्टूडेंट, काउंटर करंट मैकेनिज्म चलने के लिए 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि काउंटर करंट जिस लूप में चलेगा, जिसमें फ्लूइड बहेंगे, वो यू शेप्ड का होना चाहिए। यह कंडीशन यहां पर फुलफिल है। दूसरा कंडीशन है कि यू शेप्ड लूप में 2 लिंब होते हैं। जिस लूप में यू शेप्ड लूप में फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, वो फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, दूसरा कंडीशन है। और तीसरा कंडीशन है स्टूडेंट, जो यू शेप्ड लूप में 2 लिंब में फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, एक लिंब यदि फ्लूइड को कंसंट्रेट कर रहा है तो दूसरा डाइल्यूट कर रहा होगा, ये तीसरा कंडीशन है। और ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है। मैंने आपको नेफ्रॉन का एक टाइप्स बताया था, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। याद कीजिए, मैंने आपको जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में बताया था लूप ऑफ हेनले बड़ा होता है और वासा रेक्टा वेल डेवलप्ड होती है स्टूडेंट।
और ड्यू टू स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ वासा रेक्टा एंड लूप ऑफ हेनले फोर काउंटर करंट आर फाउंड। देखिए मैं आपको बताता हूं किसके किसके बीच में। पहला काउंटर करंट इस डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड इस असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के बीच में। देखिए यू शेप्ड लूप है, ये तो पहला कंडीशन फुलफिल हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है कि इसके बीच में, इसमें अगर डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में यदि फ्लूइड ऊपर से नीचे बह रही है तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में फ्लूइड नीचे से ऊपर फ्लो हो रही है। अगला कंडीशन फुलफिल। देखिए ऐसे ही अगर ये वाटर को लॉस करेंगे तो इस पूरे लिम्ब में, इस यू शेप्ड के इस लिम्ब में, इस पर्टिकुलर लिम्ब में सॉल्यूशन कंसंट्रेट होता जाएगा, जबकि इसमें सॉल्ट बाहर निकलता है। तो इसमें जैसे जैसे फ्लूइड ऊपर जाएगा तो इसमें सॉल्यूशन डाइल्यूट होता जाएगा। तीनों कंडीशन आपको फुलफिल होता दिख रहा है। एक तो ये काउंटर करंट हुआ, ऐसे चार काउंटर करंट है। यहां पे मैं बता रहा हूं किसके किसके बीच में। एक तो ये हो गया डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। एक दूसरा इस डिसेंडिंग वासा रेक्टा एंड असेंडिंग वासा रेक्टा के बीच में, इसमें भी ब्लड इसमें भी ब्लड, लेकिन इसमें ब्लड ऊपर से नीचे और इसमें ब्लड नीचे से ऊपर। दूसरा काउंटर करंट। चलिए तीसरा काउंटर करंट मैं आपको दिखाता हूं। इस डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड असेंडिंग वासा रेक्टा के बीच में, इसमें जीएफ बह रही है ऊपर से नीचे और इसमें ब्लड बह रही है नीचे से ऊपर। तीसरा काउंटर करंट। चलिए इसमें आइए, इसमें ये जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड डिसेंडिंग वासा रेक्टा है, इनके बीच में भी आपको मिलेगा क्या? काउंटर करंट। इसमें जीएफ नीचे से ऊपर और इसमें ब्लड ऊपर से नीचे। चौथा काउंटर करंट। चार काउंटर करंट आपको मिल गया। दो तो मिला सेम लिम्ब के बीच में जो लूप ऑफ हेनले है, और दूसरा मिला इस सेम लिम्ब जो वासा रेक्टा के हैं, और दो मिला एक लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा, इधर भी दूसरा एक लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा। चार काउंटर करंट मिलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में, और इसी के थ्रू चलता है काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो आइए स्टूडेंट, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म होता कैसे है। तो देखिए जब पूरा प्रोसेस हो गया यूरिन फॉर्मेशन का, तो हम लोग को उससे वाटर को कंजर्व कराकर बॉडी में वापस से लेकर जाना है। तो देखिएगा हुआ क्या था। यूरिन फॉर्मेशन में जो पहला स्टेप हुआ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेशन स्लिट के थ्रू यहां पर छनके आई, जो भी छनके आई बॉमस कैप्सूल के ल्यूमेन में, हमने उसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोला। किस चीज से छना? ये ब्लड का ही छना हुआ मटेरियल है। और आपको पता है ब्लड जो एफरेंट आर्टेरियोल में आ रहा था या फिर एफरेंट आर्टेरियोल में जाएगा, उसकी ऑस्मोलिटी 300 है। ब्लड की ऑस्मोलिटी 300 होती है, अभी मैंने पहले बताया। और जो फिल्ट्रेट छन के आई, आपको पता है उसमें प्लाज्मा प्रोटीन और ब्लड सेल्स को छोड़ के सब कुछ छन गया, उसकी भी ऑस्मोलिटी 300 ही थी। ये बॉमस कैप्सूल में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है। सुनिएगा आगे की पूरी कहानी में, पूरी कॉन्सेप्ट में कहानी के थ्रू बता रहा हूं। यहां पर बात यह है कि बॉडी में वाटर को कंजर्व करना है, तो वाटर थोड़ी महंगी चीज है और ब्लड को वाटर पसंद है। तो ब्लड चाहता है कि हम इस पानी को कैसे भी लेके भाग जाए, मतलब बाहर नहीं जाने दें। ये जो जीएफ है ना, इसमें वाटर भी है, 300 मिलियोस्मोल पर लीटर इसकी ऑस्मोलरिटी है, इसमें वाटर भी है। तो ये जो ब्लड बह रहा है ना पेरिट्यूबुलर कैपिलरी वासा रेक्टा में, ये ब्लड इस वाटर को पसंद करने लगा है। तो वो चाहता है कि हम इसको लेके भाग जाएं, लेकिन कि इस ब्लड का इस पानी के साथ कभी डायरेक्ट संवाद हो नहीं पा रहा है। तो ये कई सारे उपाय लगाएगा कि कैसे वाटर मेरे पास पहुंचे, और एक बार बस वाटर पहुंच जाए मेरे पास, फिर तो मैं लेकर भाग ही जाऊंगा। ऐसा कौन चाहता है? ये ब्लड। किसको लेकर भागना चाहता है? इस जीएफ के अंदर जो वाटर है, और अदर सब्सटेंस को लेके नहीं भागना चाहता, मेनली किसको? जो वाटर है। इसलिए मैंने हेडिंग लगाया पानी बचाओ अभियान। ठीक, तो देखिएगा होगा क्या। ये जीएफ यहां पे छन के आई बॉमस कैप्सूल में। अब ये जीएफ जब आई पीसीटी के पास, तो पीसीटी के सेल्स ने, आपको पता है यहाँ पे ब्रश बॉर्डर क्यूबाइडल एपिथेलियम होता है। लीजिए मैंने इसमें माइक्रोविला नहीं दिखाया, दिखा देता हूँ। ये लीजिए, ये माइक्रोविला है, ब्रश बॉर्डर क्यूबाइडल एपिथेलियम। और आपको पता है यहाँ पर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह भी होते हैं। ब्रश बॉर्डर क्यूबाइडल एपिथेलियम होती है पीसीटी में। तो पीसीटी के सेल्स ने उनसे बहुत सारे मटेरियल का क्या किया? पहले रीअब्जॉर्प्शन जो काम की थी, वाटर को निकाल कर डाल दिया। ब्लड तो वैसे ही चंगा हो गया, 60 से 70% वाटर वैसे ही वहां पहुंच गया, ब्लड थोड़ा खुश हुआ।
लेकिन ब्लड को चाहिए था कि जितना वाटर है मैक्सिमम से मैक्सिमम ब्लड ले लें। तो जब पीसीटी ने उसको 60 से 70% वाटर दे दिया, मस्त हो गया, चंगा हो गया वो। तो थोड़ा बहुत Cl- भी दे दिया उसको पीसीटी ने, SCO3- भी दे दिया, Na+, K+ भी थोड़ा दिया, और न्यूट्रिएंट तो 100% दिया इसमें, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, विटामिन्स। लेकिन ब्लड को इसमें इंटरेस्ट नहीं था, उसको तो इंटरेस्ट वाटर में था, ठीक। लेकिन ये सब चीज भी उसको मिल गया, ओके, मिल गया, चलो ठीक है। कौन कैसे मिला ये भी एक बार मैं रिपीट कर देता, आपको पता है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, विटामिन एक्टिवली, H2O एंड Cl- पैसिवली, SCO3- ये भी पैसिवली, और Na+, K+ एक्टिवली। चलो, पता है यहां से जितना सॉल्यूट निकला उतना ही लगभग सॉल्वेंट भी निकला। इसीलिए पीसीटी के अंदर जो 300 वाली, देखिए अब मैं 300 वाली बोलूंगा तो आप ये समझ जाइएगा 300 उस जीएफ की ऑस्मोलरिटी है, ऐसा नहीं कि 300 वाली जीएफ आप कुछ और ही समझ रहे हैं। वो 300 उस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की ऑस्मोलरिटी है, ठीक। तो वो 300 वाली जीएफ जब पीसीटी में आई तो बराबर मात्रा में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों निकला। इसीलिए पीसीटी के अंदर जीएफ की ऑस्मोलरिटी पर कोई आंच नहीं आई। 300 की गई थी और पीसीटी से सबसे निकल रही है तो 300 ही रही। यानी कि पीसीटी के अंदर रीअब्जॉर्प्शन तो हुआ मटेरियल का, वाटर का भी हुआ, लेकिन जितना सॉल्वेंट उतना ही सॉल्यूट हो गया, इसीलिए ऑस्मोलरिटी पर कोई आंच नहीं आई। और वो सब मटेरियल कहां चला गया? पेरिट्यूबुलर कैपिलरी के ब्लड में। अब सुनिएगा, ये आगे पूरा क्या है, रीनल ट्यूबुल्स का अलग अलग पार्ट्स। आपको रीनल ट्यूबुल्स के बाहर ये ब्लू वाली फ्लूइड दिख रही होगी, इस पूरे ब्लू वाले फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। स्टूडेंट सुनिए, देखिए ये किडनी था ना, याद कीजिए, ये किडनी था कुछ ऐसा, और किडनी का आउटर पार्ट कॉर्टेक्स होता था और इनर पार्ट मेडुला होता था। पता है, ये तो कॉर्टेक्स है ना, इसमें भी ऑस्मोलरिटी 300 होती है। कॉर्टेक्स में जो फ्लूइड है उसको बोलते हैं हम लोग इंटरस्टिशियल फ्लूइड, मेडुला में भी जो फ्लूइड है उसको बोलेंगे हम लोग इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इस कॉर्टेक्स की ऑस्मोलरिटी 300 है। तो मैं क्या कर रहा हूं ना, यहीं पर नेफ्रॉन का अरेंजमेंट होता है ऐसे, और आपको पता है कि कॉर्टेक्स में बामेस कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट का थोड़ा सा पार्ट होता है, और पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, और मेडुला में पूरा लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा होता है, और कलेक्टिंग डक्ट का थोड़ा सा पोर्शन होता है। ऐसा मैंने बताया आपको। तो देखिए मैंने यहां से यहां लेवलिंग किया, तो इस लेवल के ऊपर है कॉर्टेक्स, तो मैंने लिखा कॉर्टिकल इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जिसकी ऑस्मोलरिटी है 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर। ओके, जो नेफ्रॉन के बाहर की फ्लूइड है ब्लू वाली, देखिए यह है कॉर्टिकल इंटरस्टिशियल फ्लूइड, 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर वाली फ्लूइड है, ये वाला पूरा, ठीक। अब जब मेडुला में आप अंदर की तरफ बढ़ते जाइएगा तो ऑस्मोलरिटी बढ़ती जाती है, और बढ़ते बढ़ते 400, 600, 800, 1000, 1200 तक मिलती है मेडुला में ऑस्मोलरिटी। और मेडुला को हमने भी दो पार्ट में बांट दिया, एक आउटर मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड और एक इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। आउटर में करीब करीब 900 के आसपास है, देख लीजिए यहां 400 से लेके 800, 900 तक, और इनर में 1000 से 1200, यानी कि इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड हाईली कंसंट्रेटेड है, 1200 वाली फ्लूइड है वहां पर। ये तो मैंने दिखा पूरा कॉर्टेक्स की ऑस्मोलरिटी एंड मेडुला की ऑस्मोलरिटी। कॉर्टेक्स में 300, मेडुला में 400 से लेके 1200 तक, यानी कि मेडुला में मैक्सिमम कॉर्टेक्स की तुलना में 4 गुना ज्यादा कंसंट्रेटेड फ्लूइड होंगे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो ये पूरा देखिए, ऊपर वाला पोर्शन आपको थोड़ा थोड़ा फीका दिख रहा होगा, और नीचे वाला पूरा आपको गाढ़ा दिख रहा होगा, क्योंकि नीचे वाले की ऑस्मोलरिटी ज्यादा होती है। क्यों होती है अभी मैं बताऊंगा। ये तो हुआ आपका कॉर्टेक्स एंड मेडुला का ऑस्मोलरिटी। अब जब वो जीएफ पीसीटी से बहकर नीचे आएगी तो अब किसमें आएगी? वो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। और आपको पता है ये पूरी डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पानी के लिए परमिएबल और सॉल्ट के लिए इम्परमिएबल। तो देखिएगा होगा क्या, सब गेम अपने आप कंसंट्रेशन डिफरेंस से हो जाएगा। जहां कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मिलता है वहां अपने आप सब्सटेंस का मूवमेंट हो जाता है। देखिएगा क्या होगा, जब ये 300 वाली जीएफ जैसे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में आई, तो अब तो ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में आएगी तो मेडुला में है, तो 300 से नीचे गिरेगी। तो 300 से नीचे जैसे गिरेगी तो इस 300 वाली जीएफ को 400 वाले आउटर मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड से भेंट होगा। इस 300 वाले जीएफ को ध्यान से, जो इस कैविटी, इस ल्यूमेन के अंदर है, जो इस डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के ल्यूमेन के अंदर जीएफ है,
उसको बाहर वाले आउटर मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड के 400 वाले से पल्ला पड़ जाएगा। तो अब नतीजा क्या होगा बताइए, इस जीएफ की ऑस्मोलरिटी बाहर वाले जो फ्लूइड है, कौन, आउटर मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, उसके तुलना में जीएफ की ऑस्मोलरिटी कम पड़ गई। और ऑस्मोलरिटी अगर इसकी कम है मतलब सॉल्यूट कम है और सॉल्वेंट ज्यादा है। और आपको पता है कि पूरी इसकी मेम्ब्रेन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले की पूरी मेम्ब्रेन वाटर के लिए परमिएबल होती है। तो यहां पर जब सॉल्यूट कम पड़ गई तो ऑब्वियस सी बात है इसके कंपैरिजन में सॉल्वेंट ज्यादा है, तो क्या होने लगा, वाटर लॉस हुआ। और तब तक लॉस होगा जब तक वो उस कंसंट्रेशन को अचीव नहीं कर ले। तो ये 300 वाली जब वाटर लॉस करके लूज करके 400 बनने की कोशिश की, तो जब 400 बनी तब तक उसको बाहर 600 वाले से पल्ला पड़ गया। तब तक वो मूव करके नीचे भी आ गई थी ना वाटर लॉस करते हुए, तो उसको 400 वाले को 600 वाले से पल्ला हुआ। तो अब 400 वाली वाटर लूज करके, क्योंकि 400 भी तो ऑस्मोलरिटी बाहर वाले के तुलना में कम है, क्योंकि बाहर अब 600 हो गई, यहां पर थी आपकी 400, यहां पे 600 है, देख लीजिए। तो ये 400 वाली क्या की, वाटर लूज करके 600 बनने की कोशिश करने लगी। तो वाटर लूज होता गया 600 बन गई। लेकिन जब तक ये 600 बनी तब तक वो नीचे आ गई। तो इस 600 वाली जीएफ को बाहर आउटर मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड वाले 800 वाले से पल्ला पड़ गया। तो अब 600 वाले चाह रहे हैं कि हम वाटर लूज करके 800 बने, तो इन्होंने भी वाटर लूज करना स्टार्ट कर दिया। तो ये जब वाटर लूज करके 800 बने तब तक वो नीचे पहुंच गए, तो उसको अब 1000 वाले से पल्ला पड़ गया, जो इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड का पार्ट है, जो बाहर कंसंट्रेटेड है, और ये तो 800 ही है। तो ये 800 वाले अब वाटर लूज करके 1000 बनने की कोशिश करेंगे, तो इन्होंने भी वाटर लूज करना स्टार्ट कर दिया। और जैसे ये वाटर लूज करते गए तो 1000 बन गए। जब तक ये 1000 बने तो इसको बाहर 1200 वाले से पल्ला पड़ गया। तो अब ये चाह रहे हैं हम भी वाटर लूज करके 1200 बन जाते हैं, तो इन्होंने भी वाटर लूज करना स्टार्ट किया। अब 1000 वाली जीएफ वाटर लूज करके करके 1200 बन गई। 1200 मिली ऑस्मोल वाली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इस लूप ऑफ हेनले के बेस पर मिलेगी। पीएमटी का पॉपुलर सवाल, एट द बेस ऑफ लूप ऑफ हेनले फिल्ट्रेट इज मैक्सिमम कंसंट्रेटेड। यहां पर मैक्सिमम कंसंट्रेटेड है, और इससे आपको कंक्लूजन ये मिला, चूंकि जब पीसीटी से जीएफ डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में नीचे गिरती गई तो जीएफ की ऑस्मोलरिटी बाहर वाले मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जो पहले आउटर देन इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड के तुलना में इस जीएफ की ऑस्मोलरिटी कम पड़ती गई। नतीजा ये हुआ कि वाटर लूज करते गए, और वाटर लूज करने की वजह से वो कंसंट्रेट होते गए, और एट द बेस ऑफ लूप ऑफ हेनले फिल्ट्रेट मैक्सिमम कंसंट्रेटेड है। तो जब इतना कहानी हो गया, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से इतना वाटर निकल गई बाहर, तो बताइए निकल के कहां आई, इस मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, इधर भी। तो इस ब्लड को, जो इस वासा रेक्टा में ब्लड बह रही है, इसको अपने आप पर थोड़ा सा भरोसा बढ़ा कि अब वाटर को लेकर भागना आसान हो गया। क्योंकि पहले इस ब्लड और इस जीएफ, क्योंकि पहले वाटर इसमें जीएफ में थी, तो इसके बीच में 2 दीवार आ रहे थे, एक ये और एक ये। अब थोड़ा आसान हो गया, अब एक ही दीवार है, तो अब कभी भी उसको लेके भाग सकते हैं, बस थोड़ा सा लालच देंगे कभी भी भगा लेंगे। ये थोड़ा बहुत ब्लड को अपने आप पर भरोसा बढ़ा है, ठीक है, लेकिन अभी भगा नहीं पाएंगे, अभी रुकेगा, अभी देखिएगा कहानी खत्म नहीं हुआ है। तो अभी तो जीएफ कहां तक पहुंची है, वाटर लूज कर करके के इस बेस ऑफ लूप ऑफ हेनले के बेस पर, ठीक है। अब जब ये आगे फ्लूइड बह रहा है प्रेशर की वजह से, तो ये फ्लूइड जब जीएफ ऊपर जाने लगी असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, तो जैसे यहां पर आई तो ठीक है, यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर बाहर में भी 1200 ही है, ये 1200 वाली है। लेकिन जैसे वो थोड़ी सी ऊपर आई जीएफ, 1200 वाली जीएफ, तो उसको इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड के 1000 वाले से पल्ला पड़ गया। और पता है आपको, ये पूरे असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले सॉल्ट के लिए परमिएबल और पानी के लिए इम्परमिएबल है। तो बताइए, जब ये 1200 वाली आई 1000 वाले के सामने, तो इस जीएफ की ऑस्मोलरिटी इस इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड के तुलना में ज्यादा पड़ गई, मतलब इसकी सॉल्यूट ज्यादा पड़ गई, और ये मेम्ब्रेन सॉल्यूट के लिए ही परमिएबल है। तो नतीजा ये हुआ कि इस जीएफ से NaCl का लॉस होने लगा। जब इस जीएफ से NaCl का लॉस होने लगा,
तो ये 1200 वाली जीएफ क्या चाह रही थी कि हम लॉस करके 1000 बन जाए। तो ये 1200 वाली जब लॉस करके जैसे ही 1000 बनी तो उसको 800 वाले से पल्ला पड़ गया। 1000 वाली जीएफ को 800 वाले आउटर मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड से पल्ला पड़ गया। तो ये 1000 वाली चाहिए, हम भी क्यों ना NaCl लूज करके 800 बन जाए। तो जैसे ही ये 1000 वाली 800 बनी तो उसको 600 वाले से पल्ला पड़ गया। तो अब ये 800 वाली जीएफ चाहती है कि हम भी NaCl लूज करके 600 बन जाएं, लेकिन अब इतना NaCl लूज हो चुका है कि अब पैसिवली लूज नहीं हो सकता। अब तक तो पैसिवली लूज हुआ, अब एनर्जी लगाना पड़ेगा। तो ये जो सेल्स हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जो थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ हेले के सेल्स हैं, वो थोड़ा बहुत अपने माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी दे देंगे और इस NaCl को लूज करा कर 800 वाली जीएफ 600 बन जाएगी। चाहती भी थी 600 बनना, लेकिन जब तक वो 600 बनी तो उसको 400 वाले आउटर मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड से पल्ला पड़ गया। तो अब ये 600 वाली चाहती है कि हम भी एनर्जी लगा के NaCl लूज करके 400 बन जाए। तो ये 600 वाली 400 बनी। जब तक वो 400 बनी तब तक वो कॉर्टेक्स वाले रीजन में एंट्री मार चुकी है। तो वो 400 वाली अब चाहती है, कॉर्टेक्स में 300 है, 400 वाली चाहती है हम भी NaCl लूज करके बन जाएं 300। तो इन्होंने भी थोड़ा बहुत NaCl लूज कर दिया एक्टिवली और बन गए 300। और अब वो फ्लूइड कहाँ आ गई है? DCT में। 300 वाली जीएफ वापस से DCT में पहुंच गई है, मतलब कॉर्टेक्स रीजन में पहुंच चुकी है। लेकिन इस दौरान हुआ क्या? जैसे जैसे असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेले में जीएफ ऊपर की तरफ जाती गई तो पहले थिन सेगमेंट में पैसिवली सॉल्ट का लॉस हुआ, कहां पर? इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। देन इस NaCl का लॉस हुआ एक्टिवली थिक सेगमेंट में। नतीजा ये हुआ जीएफ जैसे जैसे असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेले में ऊपर गई तो फिल्ट्रेट डाइल्यूटेड होते गई, क्योंकि देखिए अगर आप सॉल्ट को रिमूव करेंगे तो ऑस्मोलरिटी घटती जाएगी और सॉल्यूशन हाइपोटोनिक होता चला जाएगा। तो वो जो कंसंट्रेटेड था 1200 वो हाइपोटोनिक होता होता फिर से 300 बन गया। अब सुनिएगा, अभी तक तो यहां पे जब वाटर निकला था इस डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेले से तो इसको थोड़ा बहुत भरोसा हुआ था क्या कि हम अब वाटर को भगा लेंगे, इस ब्लड को भरोसा हुआ था। लेकिन जब असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेले से सॉल्ट बाहर निकली इस एरिया में तो ब्लड को अपने आप पर 100% भरोसा हो गया। आप सोच रहे होंगे अब कैसे भरोसा हो गया? वाटर तो निकला नहीं, निकला सॉल्ट है, तो इस ब्लड को अपने आप पर भरोसा कैसे हो गया कि हम वाटर को भगा लेंगे? तो सुनिए, इस ब्लड को इतना पता है कि वाटर को सबसे अधिक क्या पसंद है? NaCl। भगाने वाले को पता है कि उसको सबसे अधिक क्या पसंद है? पिज्जा बर्गर। तो कैसे भी उसको पिज्जा बर्गर का लालच दो, वो अपने आप यहां पहुंच जाएगी और वो जैसे पहुंचेगी फिर तो भगा ही लेंगे ना। वही यहां पर भी ब्लड का कॉन्फिडेंस 100% बढ़ गया। वो जो सॉल्ट निकला ना इस मोहल्ले में, तो जहां जहां सॉल्ट वहां वहां पानी। क्योंकि सॉल्ट यहां होगा तो कल को अगर इसके सामने से जीएफ गुजरेगी वाटर लेके तो वाटर अपने आप अट्रैक्ट हो जाएगी सॉल्ट के पास और आ जाएगी। तो देखिए अब आगे का कहानी क्या होगा। तो आगे अब यही होगा कि DCT में जब 300 वाली जीएफ पहुंची तो तब तक एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से एक हार्मोन आ गया एल्डोस्टेरोन। और आपको पता है नारा याद है ना, तुम मुझे एल्डोस्टेरोन दो मैं तुम्हें Na+ दूंगा। तो ये एल्डोस्टेरोन आकर DCT के प्रॉक्सिमल पार्ट पर एक्ट किया और यहां से Na+ को उठाकर इस पेरिट्यूबुलर कैपिलरी के ब्लड में डाल दिया और उसको देखकर Cl- अपने आप पैसिवली चली गई, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से चली गई। Na+ तो एक्टिवली गया। कुल मिलाकर हुआ क्या? सॉल्ट निकला ना DCT में, 300 वाले जीएफ से NaCl निकला। तो बताइए ऑस्मोलरिटी, पता है ना सॉल्ट निकलेगा तो ऑस्मोलरिटी और घटेगी। तो ऑस्मोलरिटी अब घटकर हो गई 200। कहां? DCT में, एल्डोस्टेरोन के एक्शन की वजह से। तब तक पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ADH आ गया, वैसोप्रेसिन जिसका नाम है। ADH ने क्या किया? ये जितने भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम है इस DCT के डिस्टल पार्ट और कलेक्टिंग डक्ट के प्रॉक्सिमल पार्ट पर सब में एक्वापोरिन को एक्टिवेट कर दिया। कुल मिलाकर एक तरीके से समझिए कि DCT और कलेक्टिंग डक्ट के वॉल में छोटी छोटी छेद हो गई एक्वापोरिन के खुलने की वजह से। और ये जो देखिए ये 200 वाली थी, जैसे ही खुला एक्वापोरिन एक्टिवेट हुआ फटाफट वाटर का लॉस स्टार्ट हुआ।
तो कुछ वाटर तो डीसीटी से निकल के इस पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में चले गए और कुछ इसी में आ गए इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, कॉर्टेक्स वाले रीजन में आएंगे डीसीटी से। लेकिन जो कलेक्टिंग डक्ट में भी जो एडीएच आकर एक्वापोरिन को एक्टिवेट किया ना, तो इस कलेक्टिंग डक्ट से लार्ज अमाउंट, ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इस जीएफ से निकल कर इस मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, मेनली इस आउटर मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में वाटर बहुत सारा निकला, बहुत सारा। अब तो इस ब्लड का जो डिसेंडिंग वासा रक्टा में बह रही है, इसका कॉन्फिडेंस तो 101% पहुंच गया। बस अब क्या, पिज्जा दिखाए आ गई है वो, ये पिज्जा था, इधर पिज्जा बर्गर हलवल जो भी है सब कुछ था, और जिसको बुलाना था वो पिज्जा के करीब आ गई है, और बीच में जाल बिछाए बैठा है ब्लड। जैसे ही पिज्जा की तरफ जाएगी, पिज्जा के पहले पहुंचने के पहले ही ब्लड उठा के भाग जाएगा उसको, देखिएगा अभी। मतलब अब ये NaCl जिस एरिया में आया था उस एरिया में कौन आ गई, अब कलेक्टिंग डक्ट से पानी, मतलब पानी निकलते गई। देखिए यहां पर जब 200 वाले से थोड़ा सा पानी निकला डीसीटी में तो 300 हुआ, तो 300 वाला कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचा, तो यहां से तो पानी निकलते गया 300 से 400, 400 से 600, 800, 1000, 1200, ठीक वैसे ही जैसे यहां पर हो रहा था। लेकिन यहां पर ज्यादा पानी निकलेगा यहां की तुलना में, देखिए बहुत पानी निकला। मतलब कुल मिलाकर अभी सीन ये है कि इस मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में लबालब पानी भरा हुआ है। इतना बताने के बाद बच्चा बोलता है, अरे मास्टर नीचे में नमक का यूरिया का लिखा है। तो सुनो, नीचे में थोड़ा बहुत NaCl और यूरिया कलेक्टिंग डक्ट से निकालकर इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में डाला जाता है, और ये किसी को दिया नहीं जाता है। सुनिएगा, बाद में वापस करेंगे। ये निकालकर इस इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में रखा जाता है ताकि यहाँ की ऑस्मोलरिटी ज्यादा हो, क्योंकि अगर यहाँ ऑस्मोलरिटी ज्यादा नहीं होती तो यहाँ से और वाटर लॉस नहीं होता, 1200 नहीं बन पाता। ऑस्मोलरिटी इस यूरिया NaCl सॉल्यूट है ना, तो इस फ्लूइड बाहर वाले की ऑस्मोलरिटी ज्यादा होगी तो इससे वाटर लॉस का चांस बढ़ेगा ना, तो चाहते हैं हम और वाटर निकालें, इसीलिए कलेक्टिंग डक्ट से थोड़ा सा NaCl और यूरिया इस इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ऑस्मोलरिटी मेंटेन करने के लिए डालते हैं ताकि और वाटर बाहर निकल जाए यहां से। बाद में यूरिया वगैरह वापस कर देंगे, देखिएगा अभी किसको। तो यहां तक का तो कहानी क्या हुआ, रीनल ट्यूब्यूल के अलग अलग पार्ट से सब्सटेंस या तो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में या फिर इस मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ चुके हैं। अब आएगा ब्लड और वाटर को लेकर भाग जाएगा। अब देखिए इस पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में जो ब्लड बह रही थी, आपको पता है उसकी ऑस्मोलरिटी 300 है, ठीक। तो जब ये 300 वाली ब्लड डिसेंडिंग वासा रेक्टा में नीचे गिरी, इसकी ऑस्मोलरिटी 300, तो अभी इससे पहले क्या हुआ है, बाहर पानी लबालब भरा हुआ है। तो ये जो 300 वाली ब्लड है इसकी ऑस्मोलरिटी इस मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड के तुलना में ज्यादा पड़ जाएगी, ज्यादा पड़ जाएगी। और ये जो ब्लड वेसल्स की वॉल है ये वाटर के लिए परमिएबल है, और यहां पर बाहर वाटर लबालब भरा हुआ है और इसके अंदर ऑस्मोलरिटी ज्यादा पड़ गई बाहर की तुलना में। अब बोलेंगे सर यहाँ 300 लिखा है, 400 लिखा है, वो तो पहले था, पहले का सीन था, इसके कंपैरिजन में वो लिखा गया है। वो जब ब्लड 300 वाली आई तो तब तक वो बाहर भी, यहाँ वाटर भी तो भरा हुआ है ना, ब्लड तब ना आएगी जब तक ये सब काम हो जाएगा। तो यहाँ पे वाटर लबालब भरा हुआ था, 300 वाली ब्लड जैसे ही आई ये सारा वाटर खटाखट इस डिसेंडिंग वासा रेक्टा में घुस गई। ले ब्लड का बल्ले बल्ले पार्टी बना रहा है एकदम, अब तो बस गाड़ी चलाना है, फुर्र भाग जाएगा। ये सारा ब्लड इस डिसेंडिंग वासा रेक्टा में आ गई। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही ब्लड में ये सारा वाटर इस डिसेंडिंग वासा रेक्टा में आ गई, मगर ये जैसे सारा वाटर डिसेंडिंग वासा रेक्टा में आई तो ये ब्लड अब 300 से ऑस्मोलरिटी उसकी घटेगी, क्योंकि वाटर ऐड हुआ है, वाटर के ऐड होने से भी ऑस्मोलरिटी घटता है। तो अब ब्लड हाइपोटोनिक हो जाएगी। कैसा हो जाएगी, हाइपो, स्मॉल एस से दिखा रहा हूं। तो बताइए अगर हाइपोटोनिक होगी तो नीचे तो पूरा मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो इनर वाला है उसका तो कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, और ये पानी को लेकर भाग रहा है यहां से, मतलब बड़ी मुश्किल से लेकर भाग रहा है। तो यहां से इस वाटर का वापस से इसमें जाने का चांस है, तो वो अपने मौसा जी को फोन करेगा। उसके मौसा जी हैं ये थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, वो भगाने में मदद कर रहे हैं।
वो बोल रहे हैं देखिए हम लोड तो कर लिए हैं, गाड़ी लेकर भाग गए, लेकिन बीच में कोई लोग घेर लिया है। कौन है वो लोग? ये NaCl यूरिया। ये कंसंट्रेशन यहाँ इतना बढ़ा दिया है कि वाटर उसको देखकर उधर जा सकती है। तो उसने क्या बोला मौसा जी ने, अच्छा रुको ना, हम तुमको कुछ चीज भेजते हैं। उन्होंने अपने घर के अगले दरवाजा से NaCl दे दिया इस डिसेंडिंग वासा रेक्टा को। थोड़ा बहुत अपना NaCl उसको दे दिया। कौन? ये थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले ने। तो बताइए ये जो हाइपोटोनिक ब्लड था वो अगर NaCl थोड़ा बहुत ले लेगा तो वो अब हाइपरटोनिक बन जाएगा ना। और वो अगर खुद ही हाइपरटोनिक होगा तो उसके थ्रू ब्लड का लॉस अब पॉसिबल हो पाएगा? नहीं। आराम से मूव किया ब्लड, आराम से भाग रहा है, चंगा एकदम मस्त, वाटर को लेकर भाग रहा है। अब वो ऊपर की तरफ जाने वाला है, मतलब जो हाईली कंसंट्रेटेड एरिया था उससे बाहर निकलने वाला है। तो उसने दोबारा मौसा जी को फोन लगाया, बोला मौसा जी हाँ अब अपना उधार वाला ले लीजिए ना NaCl। तो बोला चलो ठीक है अभी हम बीजिए, तुम पिछले दरवाजा से फेंक दो। तो उसने क्या किया, इसी मेडुला में फेंक दिया। बोला फेंक दो, वहां से उठा लेंगे बाद में। यहां पर फेंक दिया NaCl। NCERT का लाइन सुनिए, जो ये NaCl थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले ने डिसेंडिंग वासा रेक्टा को दिया, डिसेंडिंग वासा रेक्टा ने वो इसको वापस नहीं किया, मेडुला को वापस किया है, मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड को वापस किया है। क्लियर है? अब सुनिएगा आगे क्या हुआ। आगे जब ये ऊपर जा रहे थे तो इन्होंने देखा इस ब्लड ने, अरे वाह वाटर यहाँ पे भी है, इसको भी उठाएंगे, एक भी वाटर को नहीं छोड़ेंगे। इस मोहल्ले का वाटर अभी ब्लड में नहीं गया है। तो उन्होंने क्या बोला कि अब तो हमने NaCl वापस कर दिया, तो अब तो हमारा ऑस्मोलिटी उतना रहा नहीं कि इस वाटर को हम बुला लें, अट्रैक्ट कर लें। तो उन्होंने PCT को फोन किया। PCT है उसका फूफा जी, वो भी इसको मदद कर रहा है भगाने में। तो फूफा जी को बोला फूफा जी बस थोड़ा सा घर के बाहर और हरियाली है, उसको भी उठा लें। बोला उठा ले, क्या दिक्कत है? बोला बस थोड़ा सा आपको भी सॉल्यूट हमको दे दीजिए उधार, हम आपको वापस भी कर देंगे। तो इस फूफा जी ने, PCT ने क्या किया, इसको थोड़ा बहुत यूरिक एसिड दे दिया अपने घर के अगले दरवाजा से। ठीक, यूरिक एसिड दे दिया PCT ने इसको यूरिक एसिड दिया इस असेंडिंग वासा रेक्टा को। तो इसकी थोड़ी सी कंसंट्रेशन बढ़ी। तो जब थोड़ी सी कंसंट्रेशन बढ़ी तो इस डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के बाहर जितना भी वाटर था अपने आप अट्रैक्ट होकर इस असेंडिंग वासा रेक्टा में आ गई, सारी वाटर इसके अंदर आ गई। और तब तक क्या किया इस असेंडिंग वासा रेक्टा ने, यूरिक एसिड PCT के पिछले दरवाजे को वापस कर दिया, मतलब डिस्टल पार्ट को वापस कर दिया। और फिर ये ब्लड इस सारे वाटर को लेकर, अब ये ब्लड हाइपोटोनिक हो चुकी है, इतना वाटर लेने के बाद इस सारे वाटर को लेकर बाहर निकल जाएगी वेन्यूल्स के माध्यम से और बॉडी के हर सेल को दे देगी। वाटर को बॉडी से लॉस नहीं होने दिया, इसीलिए मैंने बोला पानी बचाओ अभियान। तो बताइए इसमें कुछ था, सिंपल माहौल बनाया बाहर वाटर का। जैसे माहौल पहले NaCl का माहौल बनाया, फिर वाटर आई तो इसने क्या किया, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी ने उसका ऑस्मोलिटी ज्यादा पड़ गया तो वाटर सारे आ गए। ब्लड लॉस नहीं हो जाए नीचे इनर मेडुला के पास, इसलिए वाटर लॉस नहीं हो जाए नीचे मेडुला के पास, इसलिए उन्होंने क्या किया, इस थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से मांगा उधार NaCl और इसने उसको NaCl उधार दे दिया। तो वह हाइपरटोनिक बना, यहां पर आया, वापस मेडुला के फ्लूइड को वापस किया NaCl और यहां पर आकर उन्होंने PCT से, ब्लड ने PCT से मांग लिया यूरिक एसिड उधार और इस डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के बाहर जो भी वाटर था उसको भी अट्रैक्ट कर लिया, ले लिया ब्लड के अंदर और यूरिक एसिड वापस कर दिया डिस्टल पार्ट ऑफ PCT को। और ये हाइपोटोनिक ब्लड जिसके अंदर वाटर है बाहर निकल गए किडनी से और बॉडी के हर सेल को ब्लड के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इस तरीके से ये जो यूरिन यहाँ पर रहा ये 1200 वाले थे, वाटर इतना इससे निकला था कि यूरिन अब 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर वाली हो गई थी। और एक दिन में यही यूरिन 1.8 लीटर अप्रॉक्सीमेटली निकलता है, जो सिर्फ मैमल्स के पास ये एबिलिटी है। और ये यूरिन 4 टाइम्स कंसंट्रेटेड है GF के तुलना में या फिर ब्लड के भी तुलना में। ये एबिलिटी सिर्फ मैमल्स के पास है, क्योंकि ये अरेंजमेंट जो काउंटर करंट का है ये मैमल्स के नेफ्रॉन में है, ये एबिलिटी मैमल्स के पास है। जब यूरिन बाहर निकल रहे थे तो फिर बोला गया ये यूरिया तो कचरा है, इसको वापस से उठाकर डाल दिया गया इसी असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। ले तुम फिर बाहर निकलोगे ही अगली बार तो लेके चला जाना यूरिया बाहर, फिर थोड़ा सा हम ले लेंगे। तो ये यूरिया को क्या किया गया, इसमें ज़्यादा समय तक नहीं रखा गया, इस यूरिया को फिर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में डाल दिया गया और वो फिर चला गया। सबका उधार भी चुकता हो गया
और बॉडी में वाटर भी कंजर्व हो गया और यूरिन भी बाहर टॉक्सिक मटेरियल लेके निकल गया। दिस इज ऑल अबाउट काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो आइए स्टूडेंट, इस टॉपिक को फिनिश करने के बाद मैं एनसीईआरटी के कुछ लाइन को रीड करके मैं आपको समझाऊंगा इस डायग्राम से, क्योंकि कई सारे बच्चे जो एसकेट्री पढ़ते हैं और काउंटर करंट में फिर एनसीईआरटी पढ़ते हैं, या तो वो समझते नहीं है, गलत मीनिंग निकाल लेते हैं, या तो वो उसको छोड़ ही देते हैं, मतलब उसको समझ ही नहीं पाते हैं। तो आप छोड़ दे रहे हैं या गलत मीनिंग निकाल दे रहे हैं, दोनों ही गलत है। तो मैं आपको उसका एक्चुअल रीडिंग करके एनसीईआरटी की लाइन एक्चुअल मीनिंग समझाता हूं इस डायग्राम्स के थ्रू, ताकि आप जब एनसीईआरटी रीड करें तो उसका सही मीनिंग निकालें, गलत मीनिंग नहीं निकालने। तो आइए मैं एक एक करके लाइन पढ़कर बताता हूं एनसीईआरटी में क्या क्या लाइन है। देखिए एक लाइन एनसीईआरटी में, ड्यू टू लो सिक्रीशन ऑफ एडीएच कलेक्टिंग डक्ट प्रोड्यूस डाइल्यूट यूरिन, ये एनसीईआरटी की लाइन है। तो वो कह रहा है कि अगर एडीएच कम आएगी तो कलेक्टिंग डक्ट डाइल्यूट यूरिन बनाएगा, तो सही बात है। एडीएच कम आएगी तो कलेक्टिंग डक्ट में यहां पर एक्वापोरिन एक्टिवेट नहीं होगा, तो ये वाटर इस जीएफ से कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू जीएफ से मेडुला में नहीं आएंगे, तो वाटर यूरिन के साथ बाहर चले जाएंगे, तो यूरिन ऑब्वियस सी बात है डाइल्यूट होगी। ये एक लाइन जिसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। अगला लाइन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाय असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये इसकी बात हो रही है। ट्रांसपोर्टेड बाय असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले विच इज एक्सचेंज्ड विथ डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा के साथ एक्सचेंज हुआ, इसकी बात हो रही है। ये वाला एक्सचेंज विथ डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा एंड दिस NaCl इज रिटर्न्ड, यही NaCl यहां पर रिटर्न हुआ है ना। दिस NaCl इज रिटर्न बैक टू इनर मेडुला बाय असेंडिंग वासा रेक्टा। असेंडिंग वासा रेक्टा ने वापस किया, जो डिसेंडिंग वासा रेक्टा ने थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से लिया था, उसको असेंडिंग वासा रेक्टा ने इनर मेडुला में वापस किया। डायग्राम के थ्रू मैंने लाइन समझाया, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है, वाटर इज ट्रांसपोर्टेड बाय डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, इसकी बात हो रही है। Which is exchanged with ascending limb of vasa recta, ये exchange with ascending limb of vasa recta and this water is not return back, और यह वाटर फिर कभी वापस नहीं किया गया, उसको तो ब्लड लेके बॉडी से बाहर निकल गया। ये एक लाइन एनसीईआरटी की। नेक्स्ट जो है, इसमें मोस्टली बच्चे कंफ्यूज रहते हैं या फिर गलत मीनिंग निकालकर कुछ भी उठपटांग बोलते रहते हैं। मैं आपको क्लियर कट बताना चाहता हूं कि एनसीईआरटी ने उसका मीनिंग क्या बोलना चाहा है। एनसीईआरटी ने लिखा है, लूप ऑफ हेनले प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन एंड हाइपोटोनिक यूरिन कम्स आउट फ्रॉम लूप ऑफ हेनले। मोस्टली बच्चे इसको नहीं समझते, टीचर भी गलत बताते हैं। मैं आपको इसका क्लियर कट मीनिंग बताता हूं, सुनिएगा। लूप ऑफ हेनले प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन, तो मैं आपको बताना चाहूं कि ये जो लूप ऑफ हेनले का असेंडिंग लिम्ब है, अगर ये NaCl को निकालकर यहां नहीं रखता, बताइए, ये लूप ऑफ हेनले अगर NaCl को यहां पर निकाल कर नहीं रखता, तो ये वाटर कलेक्टिंग डक्ट से यहां तक क्या, तो क्या ये यूरिन कंसंट्रेटेड हो पाती? कतई नहीं हो पाती। तो क्या वो यूरिन कंसंट्रेटेड, ये तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले का देन है कि उन्होंने यहां पर NaCl फेंका, वाटर लालच में आया तो यूरिन कंसंट्रेट हो गया। तो ये लाइन प्रूफ हो गया, लूप ऑफ हेनले कंसंट्रेटेड, लूप ऑफ हेनले प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन। कैसे? क्योंकि असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले ने मेडुला में NaCl डाला, तो उसको देखकर वाटर वहां आया, तो यूरिन अपने आप कंसंट्रेट हो गया। नेक्स्ट लाइन वो लिखा है, एंड हाइपोटोनिक यूरिन कम्स आउट फ्रॉम लूप ऑफ हेनले। ये जो हाइपोटोनिक यूरिन वो बोला है ना, ये जीएफ के बारे में बात बोल रहा है वो। ये जो लूप ऑफ हेनले यहां खत्म हुई, तो इससे जो बाहर जीएफ निकली, मतलब यूरिन, बताइए वो कैसा, हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक? हाइपोटोनिक है। आप बोलेंगे आइसोटोनिक, नहीं, ये बाहर निकलते निकलते तो सेगमेंट यहां तक पहुंच गया ना, तो यहां पे अब 200 है, तो कैसा हुआ वो? हाइपोटोनिक हुआ। तो लूप ऑफ हेनले से हाइपोटोनिक यूरिन बाहर निकलती है और लूप ऑफ हेनले ही कंसंट्रेटेड यूरिन बनाती है। इन दोनों का एक्सप्लेनेशन अलग अलग है। पहले जो मैंने बोला कि लूप ऑफ हेनले कंसंट्रेटेड यूरिन बनाती है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि NaCl मेडुला में आया तो वाटर आया तो यूरिन कंसंट्रेट हुआ। दूसरा जो मैंने बोला कि लूप ऑफ हेनले से डाइल्यूटेड यूरिन बाहर आती है, तो वो इसलिए आती है क्योंकि सॉल्ट का लॉस होता गया, तो ऑब्वियस बात है डाइल्यूटेड यूरिन ही लूप ऑफ हेनले से बाहर, मतलब DCT में एंटर की है।
क्लियर है। नेक्स्ट लाइन जो मैं एनसीईआरटी का मैं आपको एक्सप्लेन करूं एक एक करके। नेक्स्ट लाइन है, बहुत कंफ्यूजिंग लाइन है, बच्चे कुछ भी मतलब समझ लेते हैं, टीचर भी गलत बता देते हैं। सुनिएगा एक्चुअल मीनिंग क्या है उसका, एनसीईआरटी क्या कहना चाहती है। मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, मतलब इसके बारे में बात कर रही है। टू मेडुला, मतलब ये जो वाटर निकला मेडुला में, एंड फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट टू मेडुला, मतलब ये यहां से जो आई है, मतलब ये जो वाटर का मूवमेंट डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से मेडुला में और कलेक्टिंग डक्ट से मेडुला में हुआ है, वो बोल रहा है अकर्स इन सिमिलर कंडीशन, सेम शर्त पर हुआ है, एंड बाय द सेम काउज। बच्चा तो इसको समझ ही नहीं पाता, छोड़ देता है या फिर गलत समझ लेता है। समझिए इसका मतलब क्या है। शर्त यह है कि अगर बाहर का कंसंट्रेशन ज़्यादा नहीं रहता तो ना तो यहाँ से वाटर निकलता और ना ही यहाँ से निकलता। अभी देखिए मैंने बोला था ना, ये आई 300 तो बाहर 400 दिखी, 400 वाले को 600 दिखी, तो वाटर का लॉस होता क्या, क्योंकि यहाँ पर पहले से माहौल कंसंट्रेटेड था। फिर कलेक्टिंग डक्ट में क्या हुआ, कलेक्टिंग डक्ट से इतना वाटर निकला, उसके लिए भी कंडीशन क्या है कि ये NaCl को लाकर यहाँ पर माहौल कंसंट्रेटेड किया गया। तो कंडीशन सेम है ना, कि बाहर माहौल कंसंट्रेटेड होगा तभी डिसेंडिंग मॉसाडक्टा से भी वाटर निकलेगा और कलेक्टिंग डक्ट से भी वाटर निकलकर मेडुला में जाएगा। बाय द सेम कंडीशन, बाय द सेम काउज। काउज क्या, यही कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ से तो वाटर निकलता है एडीएच की वजह से, ना, एडीएच ने आकर सिर्फ एक्वापोरिन को एक्टिवेट किया है और वाटर जो मूव, अगर बताइए एडीएच अगर एक्वापोरिन को एक्टिवेट कर दे और यहाँ पर सॉल्ट कंसंट्रेशन बाहर हो ही नहीं, मजाले वाटर मूव कर जाए, हो ही नहीं सकता जब तक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं बनेगा। तो एडीएच का यहां पर कोई ऐसा रोल नहीं, आप बोलेंगे एडीएच यहां लगता है यहां नहीं लगता, ऐसा कुछ नहीं है, यही बच्चे गलत समझ लेते हैं। एक्सप्लेनेशन ये है कि यहां पर भी जो वाटर निकला है, यहां पर भी जो वाटर निकला है, वो बाहर सोल्यूट ज्यादा होने की वजह से निकला, यही सेम कंडीशन सेम काउज है और सेम है ये कंडीशन। तो ये था स्टूडेंट काउंटर करंट मैकेनिज्म को। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं इजीएस्ट वे में बताने की कोशिश किया हूं। देखिए इससे जो सवाल आते हैं, सवाल वैसे इजी ही आते हैं, ठीक है, आपका जनरली सवाल बन जाएगा, लेकिन अगर आपको समझना है तो मैंने एक्सप्लेन करके समझाया, इतना डिटेल में वैसे है नहीं पीएमटी में सिलेबस, फिर भी मैंने समझाया, ठीक है। अब हमारा जो एस्केट्री का पार्ट बच गया है, हम आगे डिस्कस करने वाले हैं अब रेगुलेशन ऑफ फंक्शन ऑफ किडनी, किडनी का फंक्शन कैसे रेगुलेट करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारा ये होगा। ये देखने के बारे में देखेंगे कि एक्सक्रीशन में अदर ऑर्गन्स के भी रोल हैं, ये थोड़ा बहुत देख लेंगे। एंड देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है हीमोडायलिसिस, वो समझेंगे, इंपॉर्टेंट है और रिसेंटली तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन लास्ट में एक्सक्रीटरी डिसऑर्डर और हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज आपने जो भी पढ़ा नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको वहाँ से नोट्स को डाउनलोड करके पढ़िए, और अगर कोई डाउट हो नहीं तो नीचे कमेंट करके आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर वीडियो लेक्चर हर चैप्टर का मिलता रहे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन के साथ। तो फिलहाल थैंक यू, बाय बाय।